तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 2.42। क्वेश्चन है हमारा, इन एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड 1 ml of olic acid is dissolved in 19 ml of alcohol. Then 1 ml of this solution is diluted to 20 ml by adding alcohol. Now, 1 drop of this diluted solution is placed on water in a shallow trough. The solution spreads over the surface of water, forming one molecule thick layer. Now, lycopodium powder is sprinkled evenly over the film and its diameter is measured. Knowing the volume of the drop and area of the film, we can calculate thickness of the film, which will give us the size of oleic acid molecule. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सेटअप क्या है कि अगर आपको ओलिक एसिड, देखो ये आपका एसिड है, उसके मॉलिक्यूल का, जैसे यहाँ पे ये ओलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो गया, इसका अगर मुझे साइज पता करना है तो एक्सपेरिमेंट में क्या करा जाता है, 1 ml ओलिक एसिड लिया जाता है। इस 1 ml ओलिक एसिड को हम क्या करते हैं, यहाँ बोला गया डिसॉल्व इन 19 ml अल्कोहल, तो इसको डिसॉल्व किया जाता है हमारा अल्कोहल सॉल्यूशन में। अल्कोहल कितना लेना है, 19 ml अल्कोहल लेना है। फिर उसके बाद देन 1 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 20 ml बाय एडिंग अल्कोहल। फिर ये जो सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन का 1 ml उठाना है और उस 1 ml सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, 20 ml तक इसे डाइल्यूट कर देना है, ताकि यहाँ पे आप इसमें कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल डालेंगे, ताकि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन के आएगा, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा हो जाएगा लेट्स से 20 ml। ये आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन के आ गया। अब बोला है नाउ 1 ड्रॉप ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फिर इस सॉल्यूशन का ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है, मतलब इसमें आपने कुछ अल्कोहल डाल के इसे डाइल्यूट कर दिया, मतलब ऐसे सोचो एकदम पहले गाढ़ा था, अब उसमें आपने अल्कोहल डाला है और अल्कोहल डाल के अब उसका लेट्स से सॉल्वेंट अमाउंट बढ़ा दिया और सॉल्यूट जो था मेरा ओलिक एसिड, उसका अमाउंट घटा दिया। तो यहाँ पे इसका 1 ड्रॉप लिया हमने, इसका 1 ड्रॉप लेके इस 1 ड्रॉप को हमने क्या किया, इसे प्लेस किया ऑन वाटर इन अ शैलो ट्रफ। ट्रफ क्या होता है, ट्रफ एक लेट्स से डिश टाइप है ना, लेट्स से एक स्मॉल डिश टाइप होता है। उस ट्रफ में आपने इसका 1 ड्रॉप जाके रख दिया है ना, एक लेट्स से इसका 1 ड्रॉप आपने लेट्स से एक ड्रॉप उठाया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का, उसको आपने रख दिया। सॉल्यूशन स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है, यहाँ बोला गया है जो ट्रफ है शैलो ट्रफ, शैलो मतलब डीप होता है एकदम गहरा, शैलो मतलब गहरे का उल्टा, मतलब है ना एकदम ही कम गहराई है इसकी। तो इसको वाटर पे जब है ना, इस शैलो ट्रफ में हमने वाटर रखा हुआ है, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन से हम बोल सकते हैं ये वाटर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। लिखा हुआ सॉल्यूशन स्प्रेड्स ओवर सरफेस ऑफ वाटर लेट्स से फॉर्मिंग 1 मॉलिक्यूल थिक लेयर, जिससे एक मॉलिक्यूल का थिक लेयर बनेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है। स्प्रिंकल का मतलब क्या समझते हैं, उसपे हम ना जैसे नमक छिड़कते हैं, उस टाइप पे छिड़का गया ना, ये लाइकोपोडियम पाउडर है जस्ट प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो जो सॉल्यूशन का जो ड्रॉप है वो स्प्रेड ना करे वाटर पे इवनली ऑन द फिल्म एंड इट्स डायमीटर इज मेजर्ड। और फिर इसका ये जो डायमीटर है, ये ड्रॉप का मेजर किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप पता चल गया, एरिया ऑफ द फिल्म पता चल गया, तो हमें ये ड्रॉप का वॉल्यूम पता है, इस फिल्म का एरिया पता है, कॉन्टैक्ट एरिया। तो वी कैन कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द फिल्म एज वॉल्यूम हम जानते हैं इस एरिया इनटू थिकनेस। तो थिकनेस आ गया मतलब उसका लेट्स से डायमीटर निकल के आ गया, व्हिच विल गिव अस द साइज ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। तो इससे हम ये डायमीटर मेजर कर सकते हैं, जिसको हम इस लेट्स से ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का थिकनेस कह रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट है व्हाई डू वी डिसॉल्व ओलिक एसिड इन अल्कोहल। तो ओलिक एसिड जो है वो आपका लेट्स से यहाँ पे बात करें, वाटर जो हो गया वो पोलर सॉल्वेंट हो गया, वाटर है पोलर सॉल्वेंट, तो ओलिक एसिड जो है वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो
पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं करता है। हम जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक करके, तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व करेगा, तो ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको हम डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल में, क्योंकि ओलिक एसिड भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अल्कोहल भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए हम ओलिक एसिड को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हमने बोल रहे हैं आंसर टू गेट अ मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि यहाँ पे हम ये सब कुछ मॉलिक्यूल लेवल पे देखना चाहते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा, तो we have to reduce concentration of folic acid by dissolving it in a proper, let's say, solvent. Starting में 1 ml solute था और 19 ml let's say solvent था। अब हमने ये जो सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन का भी 1 ml लेके उसमें अल्कोहल डाल के उस सॉल्यूशन का 20 ml डाइल्यूशन करके उसका ड्रॉप उठाया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हमें ट्राई करनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सब कुछ मॉलिक्यूल के एस्पेक्ट में बात हुआ है, तो उसके लिए हमें इस ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन घटाना पड़ेगा, और उसको घटाने के लिए हमें उसे सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा। अब वो जो सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है वो सॉल्वेंट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होना है, क्योंकि ओलिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ओलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि ओलिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन आयोनिक लेट्स से सॉल्वेंट वाटर। वाटर जो है वो आयनिक सॉल्वेंट है, जबकि ओलिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। आयनिक सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है वो H+ और OH- आयन में टूट सकता है। तो वाटर आयनिक सॉल्वेंट आपका लेट्स से नॉन पोलर सॉल्वेंट को, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जो आयन में ना टूटे, ये कंपाउंड है तो ये टूटेगा नहीं, वाटर H+ OH- आयन में टूट सकता है, सो इट कैन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे ओलिक एसिड एक ऑर्गेनिक से कंपाउंड मतलब अल्कोहल में डिसॉल्व होगा, इसीलिए हम अल्कोहल प्रेफर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर। तो यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर का काम क्या है, क्योंकि लाइकोपोडियम पाउडर प्रिवेंट करता है लेट्स से सॉल्यूशन जो स्प्रेड करे ओवर द सरफेस ऑफ वाटर फॉर्मिंग वन लेट्स से थिक लेयर, ताकि वाटर के साथ वो ओलिक एसिड डिसॉल्व ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लाइकोपोडियम पाउडर डाला जाता है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर एक टाइप का पाउडर है, प्रिवेंट्स टू मिक्स ओलिक एसिड इन वाटर। तो लाइकोपोडियम पाउडर जो है वो ओलिक एसिड को प्रिवेंट करता है वाटर में मिक्स होने के लिए, जो वाटर में लाइकोपोडियम पाउडर मिक्स नहीं होने देता। व्हेन ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड इज पोर्ड इन वाटर, तो जब हमने ओलिक एसिड को इस वाटर के सरफेस पे डिसॉल्व किया तो उससे वो डिसॉल्व हो सकता था, तो वो नहीं होने के लिए ये लाइकोपोडियम पाउडर डाला जाता है ताकि वो मिक्सिंग ना हो। सो लाइकोपोडियम पाउडर, अभी लाइकोपोडियम पाउडर कैसे प्रिवेंट करता है तो इसके बारे में बोला गया, ये जब स्प्रिंकल किया जाता है तो ये स्प्रेड करता है इवनली ओवर द सरफेस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस फर्स्ट, वाटर सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर लेट्स से स्प्रेड कर जाएगा, एंड देन थिन लेयर ऑफ डाइल्यूटेड ओलिक एसिड इज मेड ऑन सरफेस ऑफ लाइकोपोडियम स्प्रेड ऑन वाटर। तो उसके बाद ये जो आपका ओलिक एसिड का जो ड्रॉप है वो आपका इस सरफेस ऑफ वाटर पे लेट्स से इवनली यहाँ पे क्या कह सकते हैं लेट्स से सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए लाइकोपोडियम पाउडर यूज किया जाता है सच एज टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ लेट्स से ओलिक एसिड विद वाटर ना, तो इसलिए लाइकोपोडियम पाउडर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन ईच ml ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, है ना, लेट्स से प्रिपेयर्ड। तो हमने यहाँ पे बोले कि ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा, 1 ml सॉल्यूशन, ये जो हमने सॉल्यूशन लिया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन उसका 1 ml में कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जब यहाँ आए तो यहाँ पे इस स्टेप पे आपका ओलिक एसिड का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, लेट्स से 1 ml
इन टोटल सॉल्यूशन 20 ml, तो इतना प्रेजेंट है लेट्स से आपका ओलिक एसिड जब डाइल्यूशन किया। अब उसके बाद और डाइल्यूशन किया जाए तो इसके 1 ml सॉल्यूशन में अगर बताया गया है कितना आपका ओलिक एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ और 20 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है। तो नेट ओलिक एसिड अगर हम बात करें कितना प्रेजेंट है फाइनली, तो 1/20 का 1/20 पार्ट हम कह सकते हैं। तो हम 1 ml लेट्स से ये जो सॉल्यूशन लिए उसमें हमारा कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये हमारा प्रेजेंट है 1/400 ml। तो हम बोल सकते हैं ईच ml ऑफ द सॉल्यूशन में, जो फाइनल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का 1 ml में हमारा कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट है, 1/400 ml प्रेजेंट है। तो ये हमारा लेट्स से थर्ड पार्ट आंसर हो गया। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पे बात करने। हाउ विल यू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 ml से जो सॉल्यूशन है उसमें n ड्रॉप्स अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1 ml में n ड्रॉप्स अगर मेरे प्रेजेंट है, मुझे पूछा गया है हाउ विल यू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि n ड्रॉप्स अगर मेरे 1 ml में प्रेजेंट है, लेट्स से n ड्रॉप्स ओलिक एसिड का 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो एक ड्रॉप में हम बोल सकते हैं कितना ओलिक एसिड लेट्स से वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 1 लेट्स से n ml हो गया। तो हम बोल सकते हैं हाउ विल यू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड। तो उसके लिए हम दो डिवाइस यूज करते हैं, एक है हमारा ब्यूरेट करके और एक है हमारा लेट्स से मेजरिंग सिलेंडर करके। तो इन दो डिवाइस की मदद से हम क्या मेजर कर लेते हैं, उस लेट्स से ड्रॉप का वॉल्यूम पता कर लेते हैं। तो इसको समझते हैं, इसके लिए हम ये दो डिवाइस यूज करेंगे। तो ये दो डिवाइस यूज किए जाएंगे। यहाँ पे हम क्या है, ये ब्यूरेट से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप कॉक होता है, तो इससे आप ओपन क्लोज कर सकते हैं और इससे आप ये जो है ये आपका यहाँ से लिक्विड से नीचे गिरेगा और यहाँ से हम देख सकते हैं 1 ml से जब यहाँ से ड्रॉप गिरेगा तो वो 1 ml ड्रॉप इस मेजरिंग सिलेंडर में आएगा। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि 1 ml ड्रॉप में कितने लेट्स से आपके ड्रॉप्स थे। तो 1 ml में अगर मेरे n ड्रॉप्स थे लेट्स से, एक ड्रॉप में कितना ml आ गया हमारा, 1/n ml करके आ गया। तो इन दो डिवाइस को यूज करके ये ब्यूरेट और इसे कहते हैं हमारा मेजरिंग सिलेंडर, इन दो डिवाइस को यूज करके हम मेजर कर सकते हैं एक ड्रॉप का वॉल्यूम। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेट्स से फिफ्थ पार्ट, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हम कह रहे हैं कि एक ड्रॉप का लेट्स से वॉल्यूम कितना है, 1/n ml और 1 ml में हमारा कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट है, 1/400 ml। तो हमने अभी देखा था 1 ml सॉल्यूशन में हमारा प्रेजेंट है 1/, लेट्स से 400 ml ओलिक एसिड करके, और यहाँ पे हम कह रहे हैं एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो है 1/n ml करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका एक लेट्स से ड्रॉप का ओलिक एसिड में कितना वॉल्यूम होगा, 1 ड्रॉप ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा। तो 1/n ml सॉल्यूशन में हमारा कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी n से डिवाइड होगा, तो ये होगा हमारा 1/400 n ml ऑफ क्या लिखा जा सकता है, ओलिक एसिड करके। एक ड्रॉप से आपका जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका 1/n ml सॉल्यूशन में हमारा 1 लिखा जा सकता है 400 n ml ओलिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्रिटिकल क्वेश्चन था, हमने डायग्राम से सेटअप एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश की, आइडिया समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2.43 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU मेक 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक का मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है, 1 parsec is the distance at which 1 AU long arc subtends an angle of 1 second of arc। मतलब हम बोल सकते हैं
1 पार्सेक लेट्स से वो डिस्टेंस है जिसपे 1 AU का लॉन्ग आर्क, अगर ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ हम बोल रहे हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आपका जब लेट्स से 1 पार्सेक डिस्टेंस पे होगा, तो ये जो एंगल सबटेंडेड हम देख रहे हैं, ये एंगल हमारा 1 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया रेडियस ऑफ आर्क, कहा जा सकता है ये जो आर्क है ना, तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया रेडियस। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या कहलाएगा? थीटा बराबर लिख सकते हैं हम L/R। लेंथ ऑफ आर्क हो गया 1 AU, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय रेडियस हो गया 1 पार्सेक, और ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा 1 सेकेंड करके बना हुआ है। 1 सेकेंड के लिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ताकि ये सारा कुछ आपका रेडियन में निकल के आए, उससे हमें पता चल जाए कि एक पार्सेक में कितना AU प्रेजेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 180 डिग्री में हमारा पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा 1 सेकेंड में से 1/60 मिनट हो जाएगा। तो इसे मिनट में ले जा सकते हैं 1/60 मिनट, और फिर मिनट को डिग्री में ले जा सकते हैं कि 1 मिनट में हमारा 1/60 कहा जा सकता है डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1/60 लेट्स से डिग्री, और फिर 1 डिग्री में हम बोल रहे हैं π/180 रेडियन हो गया। तो इतने डिग्री में हमारा हो जाएगा इंटू पाई डिवाइडेड बाय, ये बनने चला गया 180। तो यहाँ से ये आया 1 AU डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हुआ है 1 पार्सेक करके। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से हमारा निकल के आया 1 पार्सेक में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 60 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाय यहाँ पे पाई, और ये बन गया AU करके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये हमारा आ गया 2 इंटू 10⁵ जैसे AU अप्रोक्सीमेटली। तो एक पार्सेक में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बात की जाए तो लगभग 2 इंटू 10⁵ AU हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है कंसीडर अ सनलाइट स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 parsecs। जो सन जैसा लेट्स से कोई स्टार है जो 2 पार्सेक डिस्टेंस पे है, when it is seen through a telescope with 100 magnification, what should be the angular size of the star? उसका साइज क्या होना चाहिए? Sun appears to be half degree from the Earth. Due to atmospheric fluctuations, I cannot resolve objects smaller than 1 arc minute. तो हमें ये चेक करना है ये जो एंगुलर सबटेंडेड है इस सनलाइट स्टार के कारण जो 2 पार्सेक डिस्टेंस पे है, क्या वो 1 आर्क मिनट से बड़ा एंगल है या नहीं है, तभी उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। रिजॉल्व मतलब आप देख सकते हो कि स्टार कहीं पे प्रेजेंट है स्पेस में, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको, ये जैसे अर्थ से अगर सन को देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अर्थ से सन को देखने पे ये आपका अर्थ बना हुआ है, और यहाँ पे हमारा बना हुआ है लेट्स से ये बना हुआ है सन करके। तो ये जो है ये जो एंगल सबटेंडेड है ये लगभग ½ डिग्री सबटेंडेड है। तो ये जो डिस्टेंस है अर्थ से सन का, ये डिस्टेंस है 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करके कह सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 AU डिस्टेंस पे लेट्स से ये जो एंगल सबटेंडेड है ये ½ डिग्री सबटेंडेड है। तो सनलाइट स्टार मतलब जो आपका डायमीटर होगा वो लगभग सेम रहेगा। एज डिस्टेंस फ्रॉम सन इंक्रीजेस, एंगल सबटेंडेड जो होगा वो सेम रेशियो में होगा। तो जैसे अब इसी अर्थ से हम सनलाइट स्टार देखने जा रहे हैं जो आपका लगभग 2 पार्सेक डिस्टेंस पे है। ये क्वेश्चन ये बना कि इसे सनलाइट स्टार को देखा जाए जो आपका 2 पार्सेक डिस्टेंस पे है, तो क्या ये जो एंगल है, तो यहाँ पे ये एंगल है, क्या ये एंगल 1 आर्क मिनट से ज्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन में यूज करना है ऊपर जो हमने निकाला था। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 1 AU डिस्टेंस पे
हाफ डिग्री लेट्स से सबटेंड अगर हो रखा है तो इसको हम कह सकते हैं 1 AU में कितना पार्सेक होगा, लगभग समथिंग लाइक दिस। तो 2 पार्सेक में हमारा हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, थीटा जो है वो आपका रेडियस के प्रोपोर्शनल कहा जा सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जा सकता है। तो उससे हम बोल सकते हैं 2 पार्सेक में हमारा हो जाएगा 4 × 10⁵ यहाँ कहा जा सकता है AU, जहाँ पे 1 AU में हाफ डिग्री अगर प्रेजेंट है एंगल, तो इतने AU में कितना होगा। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, थीटा हम जानते हैं L/R करके है, R ये डिस्टेंस हो गया, तो R अगर बढ़ता है तो थीटा घटेगा। तो देयरफॉर अब जो नया एंगल थीटा डैश हो जाएगा वो हाफ डिग्री का, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो उतना ही प्रोपोर्शनली घटेगा, दैट इज 4 × 10⁵ टाइम्स घटेगा। इसको आप निकालिएगा, तो ये निकल के हमारा जो थीटा डैश है ये निकल जाएगा 1/8 × 10 पावर एक आएगा -5। लेट्स से ये हो गया हमारा डिग्री में। अब इस डिग्री को अगर मिनट में ले जाना है, आर्क मिनट करके, तो इससे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 / 8 × 10⁵, ये है मेरा 5 करके, तो ये चीज हमारी 5 है, 10⁵ करके है। तो यहाँ पे हम बोल दिए 10⁵ इतना मिनट में चल रहा है, तो 60/8 कैलकुलेशन किया जाए, ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा लगभग 8 आपका 7 या 56, तो 75 इंटू हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 लेट्स से मिनट, आर्क मिनट। और यहाँ पे हम इसको ये सनलाइट स्टार को देखने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, हम यूज कर रहे हैं लेट्स से एक टेलीस्कोप। तो इसके लिए यूज किया जा रहा है एक टेलीस्कोप जो 100 मैग्निफिकेशन दे रहा है। तो देयरफॉर जो हमारा रिजल्ट एंगल होगा जो यहाँ दिखाई देगा वो 100 टाइम्स ऑफ दिस थीटा डैश दिखाई देगा। तो 100 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 75 × 10⁻⁻4 मिनट दिखाई देगा, जबकि सनलाइट स्टार वो तभी विजिबल होगा जब एंगल जो सबटेंडेड होगा वो मोर देन 1 मिनट हो। तो ये लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1 मिनट आर्क लेंथ है, तो देयरफॉर इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये आपका ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो इसका एंगल बहुत कम आ रहा है, 7.5 × 10⁻³ मिनट, 1000 टाइम्स कम है ये एंगल। तो वेरी लेस देन 1 मिनट, एज आई कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट और इमेजेस स्मॉलर देन 1 मिनट, सो कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय गिवन टेलीस्कोप। तो इसको इस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये है मेरे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, आया समझ, स्क्रीनशॉट लो। चलिए सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट है, मार्स हैज अप्रोक्सीमेटली half of the Earth's diameter. When it is closest to the Earth, it is about, let's say, half AU from the Earth. Calculate what size will it appear when seen through the same telescope. उसी टेलीस्कोप से अगर हम देखते हैं, ये जो मार्स है लिखा है इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से आधा है, और when it is closest to the Earth, it is about half AU from the Earth. मार्स जो है वो आपका अर्थ से, लेट्स से ये आपका मार्स हो गया और ये आपका अर्थ हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्स जो है वो अर्थ से आपका ये जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट टू द अर्थ में, इस केस में आपको ये मेंशन्ड है कि ये जो है लेट्स से जब मार्स का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से आधा है, पहला पार्ट, डायमीटर ऑफ मार्स ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और जब ये क्लोजेस्ट है मार्स, ये आपका 1 AU डिस्टेंस पे है, लगभग 1 AU डिस्टेंस पे है। और अभी हमने ऊपर देखा था अर्थ से जब सन को देखा जा रहा था तो एंगल जो था वो हाफ डिग्री था 1 AU डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से हम पूछ सकते हैं कि जो डायमीटर, जो एंगल थीटा है से उसका 1 AU जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सन, ये आपको लेट्स से 1/100 है, और यहाँ पे डायमीटर ऑफ मार्स जो है वो हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ जो आएगा वो लेट्स से डायमीटर ऑफ सन के 100 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पुट किया जाए तो यहाँ से मार्स का डायमीटर हम बोल सकते हैं सन के डायमीटर से हमारा 200 टाइम्स छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो डायमीटर है
मास का, ये सन जो था उसका डायमीटर से लेट्स से 200 टाइम्स छोटा हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि मार्स का लेट्स से इसको अगर मार्स को देखा जाए इसी टेलीस्कोप से तो उसका एंगुलर लेट्स से एंगल कितना सबटेंड होगा ये हम चेक करना चाहते हैं। तो सन के केस में मैं बोल सकता हूँ 1 AU डिस्टेंस पे जब था सन तो एंगल जो था सबटेंडेड वो था हमारा हाफ डिग्री 1/2 डिग्री, और मास का लेट्स से जो आपका डायमीटर है वो सन के डायमीटर के 200 टाइम्स छोटा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ से डायमीटर ऑफ मास जो होगा, क्योंकि एंगल हमें पता है डिस्टेंस हमें पता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू आर थीटा, एल हो गया डायमीटर और आर हो गया हमारा डिस्टेंस। तो एल इंटू लेट्स से आर इंटू थीटा किया जाए तो आर तो हो गया लेट्स से डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय 100 और इंटू लेट्स से बाय 200 और यहाँ पे है 1/2 करके। तो ये हमारा निकल के आ गया डायमीटर ऑफ मास लगभग 1/400 डिग्री, क्योंकि 1 AU पे 1/2 डिग्री था तो इसको 1/400 डिग्री के टर्म्स में कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका डिग्री के टर्म में 1/400 डिग्री आएगा। अब जब एंगल घटा देते हैं लेट्स से डिस्टेंस अगर हमने लेट्स से हाफ AU कर दिया तो हाफ AU जब किया तो उस केस में अब मास का डायमीटर कितना होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस अगर घटाया तो एंगल जो होगा वो भी आपका कम हो जाएगा। तो अब उस केस में एंगल जो होगा वो आपका लेट्स से हम बोल सकते हैं थीटा जो है वो आपका लेट्स से पैरेलैक्स मेथड में अगर दिखाया जाए, ये अगर मेरा लेट्स से 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो इससे अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ तो ये जो एंगल जो थीटा है वो इस लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। डिस्टेंस घटाऊंगा एंगल जो होगा वो हमारा घटेगा, तो लेट्स से घट के कितना हो गया 2 टाइम्स घटा और ये 2 टाइम्स घट के हमारा निकल के आया 1/200 डिग्री। अब इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बाय अ टेलीस्कोप जो 100 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन के चलते जो फाइनल जो डायमीटर दिखाई देगा वो इस लेट्स से 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन के बोला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हाफ डिग्री दिखाई देगा, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो ये 30 मिनट आया। 30 मिनट जो है वो 1 मिनट जो इसका रिजोल्यूशन था उससे बहुत बड़ा है, तो इसीलिए प्लैनेट को हम इस टेलीस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एंगल है वो लेट्स से आपका जो रिजोल्यूशन के लिए जो एंगल चाहिए उससे बहुत बड़ा है, जबकि जो सनलाइट स्टार जो था आपका सिचुएशन उस केस में आपका जो एंगल आया वो बहुत कम आया था तो उसको नहीं देख पा रहे थे। तो यही क्वेश्चन में यहाँ पे कमेंट में लिखा है दिस इज टू इलस्ट्रेट व्हाई अ टेलीस्कोप कैन मैग्नीफाई प्लैनेट्स बट नॉट स्टार। तो इस क्वेश्चन से ये समझ आता है कि टेलीस्कोप से हम प्लैनेट्स को लेट्स से देख सकते हैं पर स्टार को नहीं देख सकते। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, चलिए क्वेश्चन नंबर 2.44 है। क्वेश्चन है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन emerging out of his famous theory of relativity relates mass m to energy E as E equal to mc square. C is the speed of light in vacuum. At the nuclear level, the magnitudes of energy are very small. The energy at nuclear level is usually measured in mega electron volt. यहाँ पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है 1.6 into 10⁻13 जूल, mass measured in unified atomic mass unit where 1 U दिया हुआ है 1.67 into 10⁻27 kg। फर्स्ट पार्ट है show that the energy equivalent of 1 U is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास 12 में न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि इस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से अगर E इक्वल टू mc स्क्वायर रूल से काम करें कि m मास अगर c स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो कितनी एनर्जी पोजेस करता है, उसका मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 AU मास की इक्विवेलेंट एनर्जी इतनी है, तो 1 AU में कितना मास प्रेजेंट है as 1.67 into 10⁻27 kg रखा हुआ है, और c जो लाइट की स्पीड है वो 3 into 10
8 का स्क्वायर है और ये पूरा आएगा निकल के जूल। और एक लेट्स से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल है, तो एक जूल में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, डिवाइड कर दो इससे। 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड किया जाए तो पूरा जो है ये हमारा निकल के आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। तो ये जो एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी, लेट्स से सिंप्लीफाई करके इसको जो निकालेंगे ये निकल के आएगी 900 लेट्स से 31.5 हम कह सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। तो ये कहा गया कि लेट्स से एक यू का 1 यू का लेट्स से आपके पास कितना एनर्जी होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट राइट्स द रिलेशन एज 1 यू इक्वल टू 931.5 MeV. The teacher points out that the relation is dimensionally correct. Incorrect. तो राइट करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1u जो है अगर डायमेंशन भी दिखाया जाए तो 1u अगर कोई स्टूडेंट लिख देता है 1u इज इक्वल टू 931.5 लेट्स से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो u जो हो गया वो आपका उसका यूनिट हो है kg करके, तो उसका डायमेंशन सेंस हो गया m करके। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है, तो एनर्जी मेजर्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं mLT-2 है। तो दोनों साइड में डायमेंशन डिफरेंट डायमेंशन है, तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा सकता है mL2T-2 है, तो डिफरेंट डायमेंशन है, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब इसका करेक्ट रिलेशन चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं L2T-2 मतलब LT-1 का स्क्वायर है। तो इस वजह से करेक्ट रिलेशन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ताकि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डायमेंशन सेम आ जाए। यहाँ पे बोल सकते हैं कि m और c का स्क्वायर हमें क्या देगा, ये एनर्जी देगा। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी जो है वो आपका mc स्क्वायर करके लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम बात करें कि 1 AMU के पास में एटॉमिक मास पर यूनिट के पास में कितना एनर्जी पोजेस होता है, दैट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 AMU लेट्स से एटम का एक यूनिट का मास लेट्स से इनटू c स्क्वायर ये है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU की बात की जाए, एक AMU के पास कितना एनर्जी है, इसको लिखा जा सकता है 931.5 अपॉन c स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। तो डायमेंशन की इक्वेशन सही होगा। तो ये है अपना एनसीईआरटी एग्जांपल। आगे समझ आया। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।